हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 11 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 तक कर लिया था। तो इसमें जो खास करके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग करेंगे और इसी वीडियो में ये चैप्टर नंबर 11 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बताएं। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अस्थायी पूंजी किसको कहेंगे? तो वही सभी पूंजी जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी संपत्ति खरीदने में खर्च करते हैं, उसको बोलेंगे अस्थायी पूंजी। और कार्यशील पूंजी किसको कहेंगे? वही सभी पूंजी जिसका उपयोग हम लोग चालू संपत्ति खरीदने में अथवा दैनिक खर्च का भुगतान करने में करते हैं, उसको बोलेंगे कार्यशील पूंजी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पूंजी के प्रकार बताएं, ठीक है। पूंजी का प्रकार क्या है? तो याद रखना, पूंजी के दो ही प्रकार है, एक होता है अस्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी, ठीक है। चैप्टर का नाम है अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी। तो पूंजी जो है ना, पूंजी दो प्रकार का होता है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, ठीक है। याद रखना, इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग कि अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं। अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, अस्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो व्यवसाय में लंबे समय तक बना रहता है। अस्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो व्यवसाय में लंबे समय तक बना रहता है, जिसका निवेश यानी जिसका उपयोग अस्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, मशीन, भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि की खरीदने के लिए किया जाता है। अस्थायी पूंजी का जो निवेश होता है अस्थायी पूंजी का, वो अस्थायी संपत्ति को परचेज करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य तौर पर अंश पूंजी, ऋण पत्र तथा दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त राशि को अस्थायी पूंजी कहते हैं। सामान्य तौर पर ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋणों से, और इसके अलावा शेयर बेच करके जो पैसा आएगा, डिबेंचर बेच करके जो पैसा आएगा, इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन लेकर के जो पैसा आएगा, उसको बोलेंगे अस्थायी पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्यशील पूंजी अथवा अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं? कार्यशील पूंजी अथवा अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं? तो साधारण शब्दों में कार्यशील पूंजी से आशय चालू संपत्ति के चालू दायित्व पर अधिक है। कार्यशील पूंजी किसको कहेंगे? तो चालू संपत्ति के चालू दायित्व के अधिक पर, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अर्थात हम इसको दूसरे शब्दों में बदल सकते हैं, अर्थात जो राशि स्टॉक, डिबेंचर या अल्पकालीन प्रतिभूति पर लगाई जाती है, यानी जो राशि शॉर्ट टर्म एसेट्स पर लगाया जाता है, उस राशि को कार्यशील पूंजी या अस्थायी पूंजी कहते हैं। जिसका उपयोग अल्पकालीन संपत्ति को खरीदने में किया जाता है, उसको बोलेंगे कार्यशील पूंजी। देखिए इसका फॉर्मूला भी है कार्यशील पूंजी का, और वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो याद रखना, एक शॉर्टकट इसका डेफिनेशन सुन लो। अस्थायी पूंजी किसको कहेंगे? तो वह पूंजी जिसका उपयोग अस्थायी संपत्ति खरीदने में किया जाता है, उसको अस्थायी पूंजी कहेंगे। कार्यशील पूंजी किसको कहेंगे? वह पूंजी जिसका उपयोग चालू संपत्ति को खरीदने में अथवा दैनिक खर्च का भुगतान करने में किया जाता है, उसे कार्यशील या अस्थायी पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी की विशेषता अथवा प्रकृति को बताएं। अस्थायी पूंजी का विशेषता अथवा प्रकृति बताएं। तो अस्थायी पूंजी की विशेषता अथवा प्रकृति निम्न है। पहला है अस्थायी पूंजी, थोड़ा राइटिंग थोड़ा ओवर हो गया, या फिर एक बार जो लिखे ना दूसरी तरफ आ गया है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो अस्थायी पूंजी का विशेषता या प्रकृति क्या है? तो पहला, अस्थायी पूंजी व्यवसाय में दीर्घकाल तक रहती है। अस्थायी पूंजी क्या होता है? दीर्घकाल तक रहता है बिजनेस में, ठीक है। दूसरा है, अस्थायी पूंजी का उपयोग जो है अस्थायी संपत्ति क्रय करने में होता है। अस्थायी पूंजी का इस्तेमाल अस्थायी संपत्ति को खरीदने में होता है। आगे है, अस्थायी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। अस्थायी पूंजी की मात्रा जो है ना, बिजनेस में कितना अस्थायी पूंजी चाहिए, तो वो बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बिजनेस बड़ा है तो ज़्यादा अस्थायी पूंजी चाहिए, छोटा है तो कम चाहिए। अगला है, अस्थायी पूंजी में अत्यधिक जोखिम होती है। अस्थायी पूंजी में ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। अस्थायी पूंजी में ज़्यादा रिस्क होगा क्योंकि अस्थायी संपत्ति के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ज़मीन खरीदने में खर्च करना, मकान खरीदने में खर्च करना। तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के कारण इसमें जो है ना जोखिम, रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है, अस्थायी पूंजी
लागत संरचना को प्रभावित करती है। अस्थायी पूंजी क्या होता है? लागत संरचना को प्रभावित करता है। ये सब अस्थायी पूंजी की विशेषता हुई है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग कि अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक बताएं। अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक बताएं। तो इसका आंसर है अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक निम्न है। क्या है? पहला व्यवसाय की प्रकृति, दूसरा है व्यवसाय का आकार, तीसरा है उत्पादन की तकनीक और चौथा है अस्थायी संपत्ति को क्रय करने की विधि। तो अस्थायी, याद रखना कि जो अस्थायी पूंजी है उसको प्रभावित करने वाले तत्व या घटक क्या हुआ? व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, उत्पादन की तकनीक। ठीक है, उत्पादन, व्यवसाय की प्रकृति मतलब बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, व्यवसाय का अगर छोटा आकार है तो कम अस्थायी पूंजी चाहिए, ज़्यादा है तो बड़ा क्षेत्र है तो ज़्यादा चाहिए। उत्पादन की तकनीक मतलब उत्पादन जो कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पर कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं, इससे भी अस्थायी पूंजी प्रभावित होती है। अगला है अस्थायी संपत्ति को प्राप्त करने की विधि। अस्थायी संपत्ति अगर नकद खरीदे तो ज़्यादा अस्थायी पूंजी चाहिए, उधार खरीद रहे हैं तो कम चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अस्थायी पूंजी के स्रोत बताएं। अस्थायी पूंजी के स्रोत मतलब अस्थायी पूंजी आता कहाँ से है कंपनी में। ठीक है, ये पूछा। तो अस्थायी पूंजी के स्रोत निम्न है। पहला, यानी कि अस्थायी पूंजी कहाँ से आएगा कंपनी में? तो पहला इक्विटी शेयर से, मतलब अगर समतांक से बेचेंगे तो वहाँ से अस्थायी पूंजी आएगा। ठीक है, दूसरा है पूर्वाधिकार अंग से, प्रीफरेंस शेयर बेचेंगे कंपनी में अस्थायी पूंजी आएगा। तीसरा है ऋण पत्र से, डिबेंचर बेचेंगे अस्थायी पूंजी आएगा। चौथा है दीर्घकालीन ऋण से, लॉन्ग टर्म लेंगे बैंक से, 10 साल 15 साल के लिए कर्ज लेंगे तो आएगा अस्थायी पूंजी। अगला है लाभ का पुनर्निर्माण, पुनर्विनियोग में, जो बिजनेस में लाभ होगा उसको फिर से दोबारा कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर देंगे तो इससे अस्थायी पूंजी हो जाएगा। अगला है सरकारी सहायता, सरकार से कुछ सहायता मिलेगा तो भी अस्थायी पूंजी आएगा। ठीक है, ये सब अस्थायी पूंजी का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशील पूंजी के महत्व अथवा लाभ पूछे। देखिए कार्यशील पूंजी के आपको एग्जाम में महत्व पूछे या लाभ पूछे, दोनों आपका एक ही बात है। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। तो जिस प्रकार मनुष्य के जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को जीवित रखने एवं उसका संचालन करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए जिस प्रकार मनुष्य अगर हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? भोजन चाहिए। ठीक उसी तरह से एक बिजनेस को जिंदा रखने के लिए कार्यशील पूंजी यानी छोटा पैसा चाहिए। ठीक है, तब ना छोटे मोटा खर्च का भुगतान होगा। ठीक है, बड़ा बड़ा लेन देन तो हो सकता है उधार वगैरह में, चेक वगैरह में, लेकिन जो छोटा छोटा लेन देन होता है प्रत्येक दिन का तो वो उधार ही नहीं रहता है, ना ही चेक से पेमेंट होता है, उसके लिए कार्यशील पूंजी चाहिए, छोटा पैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं आगे। इसी में दिया है कि इसके महत्व निम्न है, यानी कार्यशील पूंजी का महत्व अथवा लाभ क्या है? निम्न है। पहला है व्यवसाय की शोधन क्षमता बनाए रखने में सहायक। ठीक है, कार्यशील पूंजी का ये महत्व है, बिजनेस में ये शोधन क्षमता यानी छोटा मोटा खर्च का भुगतान करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है व्यवसाय के छोटे मोटे संकटों, आकस्मिक घटनाओं में सहायक। व्यवसाय में जो छोटा मोटा संकट होता है, छोटा मोटा किसी प्रकार का बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ, इसके अलावा आकस्मिक किसी प्रकार का घटना हो गया तो उन घटनाओं में कार्यशील पूंजी हेल्प करता है। अगला है अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ उठाने में सहायक। अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ उठाने में सहायक होता है इससे। अगला है नकद छूट लाभ उठाने में सहायक। नकद छूट का लाभ यानी अगर मार्केट में मान लो कि कोई सामान परचेज करने के लिए गए, ठीक है, कोई सामान परचेज करने के लिए गए तो वहाँ था कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट का ऑफर हो गया कि जो नकद पेमेंट करेगा उसको हम डिस्काउंट देंगे, तो उस डिस्काउंट का लाभ उठाने में सहायक हो जाएगा। अगला है लगातार उत्पादन करने में सहायक। लगातार उत्पादन करेंगे तो छोटा मोटा कुछ खर्च आते रहता है, पेमेंट करेंगे तब ना, नहीं तो उत्पादन प्रक्रिया रुकना पड़ेगा। तो ये सब जो है एक कार्यशील पूंजी के लाभ हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। कार्यशील पूंजी को प्रभावित अथवा निर्धारित करने वाले तत्व अथवा घटक निम्न है। देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक पूछे या फिर निर्धारित करने वाले तत्व अथवा घटक पूछे, एक ही बात है। ठीक है, निम्न है। पहला व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है, दूसरा व्यवसाय का आकार, तीसरा प्रतियोगिता का स्तर। देखिए कार्यशील पूंजी कैसे प्रभावित होगा? पहला व्यवसाय की प्रकृति पर। ठीक है, आपका कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे अथवा अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे, दो पॉइंट कॉमन है। क्या? तो व्यवसाय की प्रकृति और दूसरा व्यवसाय का आकार। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एकदम फिक्स है, दोनों में रहेगा ही। ठीक, अब आगे कार्यशील पूंजी का पूछा तो इनके अनुसार और 3 पॉइंट होगा। क्या क्या?
तो पहले व्यवसाय की प्रकृति समझिए ना, व्यवसाय की प्रकृति किसको कहेंगे, बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। आकार मतलब बिजनेस का क्षेत्र बड़ा है या छोटा है, ठीक है। उसके बाद प्रतियोगिता का स्तर मतलब कंपटीशन किस प्रकार का है मार्केट में। उसके बाद क्रय बिक्री की शर्तें मतलब माल उधार माल जो खरीद बेच रहे हैं, तो उधार खरीदा बेचा जा रहा है कि नकद, इसका भी शर्त कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर मान लो कि उधार ही हम माल सिर्फ बेचेंगे, ठीक है, तो हमको ज़्यादा कार्यशील पूंजी चाहिए, ठीक है। और नकद बेचेंगे तो क्या होगा, वहीं से कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाएगा। आगे है बैंकिंग संबंध, ठीक है, बैंकिंग संबंध से भी कार्यशील पूंजी प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी के स्रोत बताएं। कार्यशील पूंजी के स्रोत निम्न है, क्या। पहला व्यापारिक बैंकों से कार्यशील पूंजी के स्रोत यानी जो वर्किंग कैपिटल है कार्यशील पूंजी वो कहाँ कहाँ से आएगा। पहला व्यापारिक बैंकों से, बैंक से कर्ज के रूप में, ठीक है। दूसरा सार्वजनिक जमा फिक्स डिपॉजिट के रूप में पब्लिक का, ठीक है। उसके बाद तीसरा व्यापार साख, ठीक। अगला है वाणिज्य प्रपत्र बेच करके। उसके बाद फैक्टरिंग से लाभ जो है उसका उपयोग करके डेटर या बिल्स रिसीवेबल को बंधक रखकर अग्रिम प्राप्त करना। डेटर या बिल्स रिसीवेबल को बंधक रख करके अग्रिम प्राप्त करना। मान लो कि हम किसी के पास पैसा पाते हैं, ठीक है, उससे हमको जो भी पर्चा वगैरह मिला है हम 2 महीना बाद 3 महीना बाद देंगे, तो उसको हम लोग कहीं उस बिल्स रिसीवेबल को जो मिला है उसको बंधक रख करके कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के स्रोत अथवा साधन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। कार्यशील पूंजी तथा अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी, अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में अंतर बताएं, ठीक है। अस्थायी पूंजी कार्यशील पूंजी में अंतर निम्न है। पहला कॉलम अंतर का आधार कार्यशील पूंजी, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो देखिए इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वो हम लोग पहले अर्थ के आधार पर समझते हैं। तो अस्थायी पूंजी से आशय पूंजी की उस मात्रा से है जिसका निवेश अस्थायी संपत्ति में किया जाता है। अस्थायी पूंजी से आशय पूंजी की उस मात्रा से है जिसका निवेश यानी इन्वेस्ट अस्थायी संपत्ति में किया जाता है। नेक्स्ट है जबकि कार्यशील पूंजी से आशय पूंजी की उस मात्रा से है जिसका निवेश चालू संपत्तियों में होता है। कार्यशील पूंजी से आशय पूंजी की उस मात्रा से है जिसका निवेश यानी जिसको इन्वेस्ट कार्यशील पूंजी में किया जाता है, ठीक है। तो अस्थायी पूंजी किसको कहेंगे, अस्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका निवेश अस्थायी संपत्ति में किया जाता है। कार्यशील पूंजी किसे कहेंगे, कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका निवेश चालू संपत्ति में किया जाता है, ठीक है। अब अवधि के आधार पर इन दोनों के बीच अंतर समझते हैं। तो कार्यशील पूंजी दीर्घकालीन अवधि का होता है, जबकि अस्थायी पूंजी दीर्घकालीन अवधि का होता है, जबकि कार्यशील पूंजी अल्पकालीन अवधि का होता है। तो अस्थायी पूंजी जो है आपका दीर्घकालीन अवधि का होगा, लंबे समय तक रहेगा, और कार्यशील पूंजी कुछ ही समय के लिए रहेगा। अब प्रकृति के आधार पर अंतर क्या है, तो अस्थायी पूंजी क्या होता है, स्थिर प्रकृति का होता है, जबकि कार्यशील पूंजी क्या होगा, अस्थिर प्रकृति का होगा। ये भी अंतर हुआ, अस्थायी पूंजी स्थिर प्रकृति का और कार्यशील पूंजी अस्थिर यानी परिवर्तनशील प्रकृति का। स्रोत के आधार पर अंतर क्या है, तो अस्थायी पूंजी अंशों यानी अस्थायी पूंजी जो आता है वो अंशों से आता है, यानी शेयर से आता है, डिवेंचर से आता है, इसके अलावा दीर्घकालीन ऋणों से आता है, ठीक है। जबकि कार्यशील पूंजी अल्पकालीन वित्त प्रदान करने वाली स्रोतों से आता है, ठीक। यानी कहाँ कहाँ से कौन आता है इसके आधार पर अंतर कर दिए। अब लास्ट है आवश्यकता के आधार पर इन दोनों के बीच अंतर। तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अस्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए होता है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता कहाँ होगा, अस्थायी संपत्ति खरीदने में, जबकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता चालू संपत्ति को क्रय करने में होता है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अस्थायी संपत्ति खरीदने में और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता चालू संपत्ति को खरीदने में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी वर्किंग कैपिटल का हम लोग को ज़रूरत। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सब। एक बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का आवश्यकता क्यों पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए एक बिजनेस में, छोटा पैसा क्यों चाहिए, समझते हैं इसको। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए माल खरीदना होता है, ये बात सही है। बिजनेस चलाएंगे तो माल तो खरीदना पड़ेगा, माल नहीं खरीदेंगे तो बेचेंगे कैसे। तथा कई प्रकार के खर्चों का भुगतान करना पड़ता है, ये भी बात सही है। बिजनेस में बहुत सारा खर्च होता है छोटा मोटा, ऐसी स्थिति में रुपयों की आवश्यकता होगी, ये भी बात सही है। बिजनेस में बहुत सारा खर्च वगैरह होगा और तो इसके लिए रुपये की आवश्यकता तो होगा ही। इस प्रकार माल खरीदने तथा खर्चों का भुगतान करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी किसको कहेंगे, तो बिजनेस में बहुत सारा छोटा मोटा खर्च होते रहता है, अर्थात उन खर्च का भुगतान करने के लिए, ठीक है। बिजनेस में
माल खरीदने बेचने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसको बोलेंगे हम लोग कार्यशील पूंजी। ठीक है, कोई भी व्यवसाय कार्यशील पूंजी के बिना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी बिजनेस में अगर कार्यशील पूंजी नहीं रहेगा तो बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, अर्थात वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर स्पष्ट कहा जाए तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो बिजनेस में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है अर्थात या किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्रय विक्रय करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जब तक कार्यशील पूंजी नहीं रहेगा तो बिजनेस जो है एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो बस यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 11। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे और कोई शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।